नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां रुकना मना है, वहीं कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो हमें रुकने पर मजबूर कर देती हैं। जी हाँ, आज हम ऐसे ही टॉपिक पर, ऐसे ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है अर्थराइटिस और बोन प्रॉब्लम्स, या और हम इसके साथ ही बोन हेल्थ पर भी चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह ही स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी। चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, आजकल का जो लाइफस्टाइल सभी का बना हुआ है और अर्थराइटिस यानी कि गठिया जो हम आम भाषा में समझते हैं, ये इतना कॉमन हो गया है। तो आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि गठिया जो है, अर्थराइटिस जो है, इसको हम किस तरह से समझें, ये क्या होता है, आम भाषा में कैसे लें इसे? देखिए, अर्थराइटिस वर्ड को अगर हम देखेंगे जी, तो अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों लगभग एक ही बात है। ऑस्टियो मतलब होता है बोन, और अर्थ वो है ज्वाइंट, और आइटिस, जहाँ भी आइटिस आता है इसका मतलब है वो इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। वहाँ पे कोई सूजन है, कोई इन्फ्लामेशन हो रही है। तो ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन को अर्थराइटिस कहा जा रहा है, लेकिन ये कहीं का भी हो सकता है। हमारा नी जॉइंट सबसे कॉमन जॉइंट होता है जो इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारे फिंगर्स में होता है, हो सकता है हाथों की फिंगर में हो सकता है, पैरों के फिंगर में हो सकता है, बॉडी की किसी भी एक जॉइंट पे या एक से अधिक जॉइंट्स पे हो सकता है। तो मेडिकल में तो बस ये बोलते हैं कि इन्फ्लामेशन, चूंकि आइटिस है तो ये इन्फ्लामेशन की वजह से है, लेकिन इसके बाद तो उनके पास क्योर नहीं है ना? और इससे बस सिम्टम को कम करने के लिए कि उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब ना हो, वो बस इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा क्योर कि जिसमें कि हम टैबलेट लेना बंद हो जाए, ऐसा तो मेडिकल में नहीं हो पाता। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो मेन स्ट्रीम मेडिकल अप्रोच है उसमें हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है। समझकर अगर हम उस पर काम करें तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हालांकि कहा जाता है मेडिकल में कि इसका इलाज संभव नहीं है, आपको ताउम्र दवाइयां लेनी होंगी, दवाइयों का सेवन करना होगा। सर, इसके साथ ही एक भ्रांति और है, कहा जाता है, माना जाता है कि अर्थराइटिस यानी कि गठिया ये ज्यादा उम्र के लोगों में ही होती है, लेकिन अभी ये ट्रेंड देखा जा रहा है, ट्रेंड कहें या फिर ये समस्या जो है अब युवाओं तक पहुंच गई है, बच्चों तक पहुंच रही है। तो इसके बारे में आप किस तरह से समझाएंगे कि इसको फिर क्या कहें? देखिए, मेडिकल में तो अर्थराइटिस के दर्जनों प्रकार हैं जी। 100 प्रकार के अर्थराइटिस बोल देते हैं। तो उसमें एक जुवेनाइल अर्थराइटिस कहा जाता है। जुवेनाइल यानी कि यंग एज में जो अर्थराइटिस हो जाए। तो इन्फ्लामेशन किसी भी उम्र में हो सकता है, तो हमें इन्फ्लामेशन को समझना पड़ेगा कि इन्फ्लामेशन क्यों होता है। जब तक हम रूट पे नहीं जाएंगे, जड़ कारणों पर नहीं जाएंगे, तब तक सिम्टम के मैनेजमेंट करने से सॉल्यूशन होने नहीं वाला। रोग किसी को भी हो सकता है, लेकिन रोग हो जाए दोस्तों तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। समझने की जरूरत है कि ये रोग उत्पन्न कैसे हुआ। चिंतन मनन करना शुरू करना है कि मेरे जीवन में ऐसा मेरे लाइफ स्टाइल में, मेरे जीने के तरीके में, मेरे सोचने के तरीके में क्या कुछ ऐसा गड़बड़ है जो मुझे नहीं करना चाहिए, और उसे मैं बदल सकूं। तो मेरे शरीर में इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस है, आइटिस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, लास्ट में ITIS। बहुत सारे रोग में ये लास्ट में आइटिस आता है। साइनोसाइटिस है, कोलाइटिस है, फ्रेंजाइटिस है। इन्फ्लामेशन वाली बीमारियां ही सबसे अधिक कॉमन है। ये इन्फ्लामेशन को हमें समझ लेना है, इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, इस इन्फ्लामेशन को कैसे मैनेज कर लें। अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो आप अपनी जॉइंट पेन को, बोन प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमें काफी खुद पर काम करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। तो जब बात करें बुजुर्गों के बारे में, तो वो सोच सकते हैं कि हाँ, मेरी लाइफस्टाइल किस तरह से बदली है या किस तरह से उन्होंने जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आए, या फिर जैसे कि मैंने पढ़ा भी है कि
कभी कभार चोट लगने से भी ये प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या युवाओं, जो कि 16 साल का बच्चा है या 14 साल का बच्चा है, तो उनको किस तरह से फिर अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, वो किस तरह से समझे, क्योंकि उनको तो ये प्रॉब्लम ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। नहीं, देखिए क्या है ना, हम प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों के साथ हम बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे सोने का समय अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब बिजली इतनी कॉमन नहीं थी, तो हम शाम का सूर्यास्त होता था, लाइफ स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती थी, रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक सभी सो जाते थे। अब तो 12 बजे तक, 1 बजे तक जगना आम बात हो गई है। तो जब हम अपनी प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हमारा हेल्थ तो प्रभावित होगा ही। मूल कारण यही है, हम अपने लाइफ स्टाइल को सीरियसली नहीं ले रहे। सबसे पहले हमें अपनी नींद को ठीक करना जरूरी है। अगर हमारे नींद की क्वालिटी कम हो जाए तो बॉडी की हीलिंग जो हर रात में होती है वो नहीं हो पाती है। अब बॉडी की नेचुरल हीलिंग नहीं होगी, नेचुरल टूट फूट की मरम्मत नहीं होगी, तो फिर शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी। इन्फ्लामेशन जो है उसका हमें मानसिक कारण से जो भी देखना है। ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक, हर बीमारी का एक मानसिक कारण होता है। इन्फ्लामेशन का मानसिक कारण स्ट्रेस है, तनाव। हमारे माइंड में अगर जरूरत से ज़्यादा चीज़ें चल रही हो तो फिर वो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बनता है। अपनी नींद को ठीक करना है, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना है और अपने माइंड को ठीक करना है। सबसे मूल बात तो ये है। और हमारे उपनिषदों में पंचकोश के रूप में ये बात बताई जाती है। हमारे पास 5 कोश हैं। हमारा जो ये शरीर दिखता है ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के पीछे प्राणमय कोश है और प्राणमय कोश के पीछे मनोमय कोश है। हम मनोमय कोश का केयर नहीं करें तो हमारा अन्नमय कोश यानी कि हमारा फिजिकल बॉडी सही नहीं रह सकता। हमें अपने संस्कृति के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी है। अपने इन 5 कोशों का केयर करना जरूरी है, नहीं तो फिर जिंदगी भर हम दवा खाते रहेंगे, हॉस्पिटल चक्कर लगाते रहेंगे और फिर भी हमें एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जिंदगी नहीं उपलब्ध होगी। समझिए मन का केयर हम कैसे करें, अपने प्राण का केयर कैसे करें, और वो आ जाए तो ज़्यादातर रोगों में दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, अब आपसे मैं समझना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी हम अर्थराइटिस पर बात कर रहे हैं, तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स में दर्द होना, तो ये तो नॉर्मली भी कभी कभी इंसान को होने ही लगता है। तो वो कब, हम कैसे समझे कि कब ये अर्थराइटिस है, गठिया है या नॉर्मल है? हम किस तरह से इसके लक्षण को आइडेंटिफाई करें? देखिए, यहाँ पे जब हमें मेडिकल सिस्टम से आज़ाद होना है, मेडिकल दवाइयों से आज़ाद होना है, तो हमें उनकी टर्मिनोलॉजी से भी आज़ाद होना पड़ेगा। हम इस बात की फिक्र ना करें कि ये अर्थराइटिस है, कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कि ये गट है। सिम्टम को समझते हुए हमें कौन सी नाड़ी पर और मन के किस आयाम पर काम करना है वो हम काम करें। तो मेडिकल टेक्निकलिटीज़ के डिटेल में नहीं जाना है दोस्तों। आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो टर्म बोलेंगे, लेकिन हमें यह समझना है कि सिम्टम का अधिक महत्व है। तो अर्थराइटिस में जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन के साथ साथ वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्टिफनेस हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, अब मूवमेंट में दिक्कत होती है। अब किसी में है कि मूवमेंट करने के बाद तकलीफ होती है, और किसी में है कि नॉर्मल बैठे हैं, खड़े होने में ही दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह दिक्कत हो रही है। तो यहां पर हमें थोड़ा ऊर्जा के नेचर को समझ लेना है कि कौन सी ऊर्जा यहां पर गड़बड़ है। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहले से देख रहे हैं तो आपको इन और यांग के बारे में थोड़ा आपने सुना होगा। 2 तरह की ऊर्जा हमारे भीतर है, एक सूरज से आने वाली यांग ऊर्जा है और एक पृथ्वी से आने वाली इन ऊर्जा है। जब हमारे बोन में, हमारे जॉइंट्स में वियर और टियर हो गया, कार्टिलेज घिस गया, कहते हैं, वैसे ज़्यादातर वो अधिक एज पे कहते हैं, लेकिन अब तो किसी भी एज में हो सकता है क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है। अगर कार्टिलेज घिस गया है, स्ट्रक्चर की गड़बड़ है, तो ये इन एनर्जी की डिस्टर्बेंस है। और अगर
स्टिफनेस है, उठने में, खड़े होने में, चलने में, या सुबह में दिक्कत हो रही है, जो दिक्कत सुबह वाली है वो यांग ची का डिस्टरबेंस है, यांग ची की कमी है। तो जिसमें यांग ची की कमी है उसमें सूर्य में बैठने से, सूर्य प्रकाश में बैठने से फायदा होगा। अगर आपको जब आप मूवमेंट शुरू करते हैं उस समय अगर तकलीफ होती है, कोई ऐसा पेन है जिसमें मूवमेंट शुरू करते समय तकलीफ होती है, वैसे बीमारियों में आपको धूप में बैठना फायदा करेगा। लेकिन कोई ऐसा दर्द है जिसमें जब हम चल रहे हैं, चलते चलते दर्द बढ़ता है, तो वैसे कंडीशन में प्रकृति के पास जाना हेल्पफुल है, पृथ्वी के संपर्क में जाना हेल्पफुल है, योग निद्रा करना हेल्पफुल है कि पृथ्वी प्राण हमारे भीतर बढ़े। तो हमें ऊर्जा के सेंस में, प्राण ऊर्जा के सेंस में अपने आप को सोचना, देखना जरूरी है। सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर चलने में दिक्कत हो रही है, दो तरह से हो सकता है। अगर हम बैठे हैं और एकदम खड़े हों तो दर्द हो रहा है, या मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें एक समस्या और होती है, कभी कभी जो मरीज होते हैं, जैसे अगर उनको नी में अर्थराइटिस है तो उनको नी में स्वेलिंग भी आ जाती है, तो फिर उसको किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं? तो स्वेलिंग जो है, जो इन्फ्लामेशन जो है वो इन्फ्लामेशन यांग ची का एक्सेस है। तो यांग ची को कम करने के लिए हम हमारी कलाई पे LI10 और LI11 दो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जिन पर हम काम करते हैं। तो LI10 ज़्यादा अच्छा पॉइंट है अगर इन्फ्लामेशन है तो। अब इस LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उसे हमें सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए हमें वहाँ पर लगातार प्रेशर देना है, अपने अंगूठे से उसे दबाव दे के रखना है 1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट तक, और ऐसा दिन में 3 से 5 बार करेंगे। अब इसी जगह पे हम अपने हाथों से जब प्रेशर दे चुके हों तो वहां पर काला रंग लगाकर भी छोड़ सकते हैं। अब जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जब जहां पर इन्फ्लामेशन है, पेन है, तो बहुत बार हम ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसमें ESR या CRP बढ़ा हुआ है। ESR होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ESR अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि शरीर में इन्फ्लामेशन काफी ज्यादा है। इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए ही वो होता है। तब LI10 को करने के साथ साथ LI11 को भी करना जरूरी है अगर ESR या CRP बढ़ा हुआ है तो। और बहुत सारे कंडीशन में हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होते हैं, तो प्रिकॉशन बेसिस पे भी, प्रिवेंटिव बेसिस पे भी हम LI11 को सिडेट कर सकते हैं। अगर हम LI11 को डायरेक्ट सिडेट करें, किन्हीं को दर्द नहीं भी है तो भी आप इसे दबा कर देखिए। अगर LI11 पर अगर आपको दर्द मिलता है तो आप इसे दबाकर 1 मिनट दबा कर रखें दिन में 3 बार। ये आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करेगा, यांग ची को कम करेगा। जब यांग ची कम होगी, इन्फ्लामेशन कम होगा, तो जो आपके घुटने में या किसी भी जॉइंट में अगर स्वेलिंग आई हुई है तो स्वेलिंग कम होगी। स्वेलिंग कम होगी तो आपका दर्द कम होगा, आपको चलने में आसानी होगी। तो स्वेलिंग के मामले में, इन्फ्लामेशन के मामले में हमें LI10, LI11 को सिलेक्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। सर, इससे पहले कि हम उपचार पर आएँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अर्थराइटिस जो है वो कई प्रकार की होती है, तो क्या सबके उपचार अलग अलग होते हैं? उस पर आने से पहले आपसे अर्थराइटिस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि किस किस प्रकार की होती हैं और हमें समझना कैसे है कि कौन सी अर्थराइटिस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये अर्थराइटिस तो दर्जनों प्रकार की हैं, जितने प्रकार की हैं वो उतने सभी के नाम भी हम एक साथ नहीं ले सकते, है ना। लेकिन जो कॉमन ज़्यादा होता है अर्थराइटिस है, और एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस की थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मेडिकल में हम उन चीज़ों को बोलते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी का या इम्यून सेल्स का काम है कि अगर हमारे शरीर में बाहर से कोई एंटीजन आता है, कोई बैक्टीरिया आता है या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर का अपना नहीं है, तो उस पर वो अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब ऑटो इम्यून में क्या हुआ है कि शरीर कंफ्यूज हो गया है और अपने ही सेल्स पर वो अटैक करने लग गया। अगर पुलिस वाले ही गुंडे बन जाएं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, सिविल वॉर फैल जाएगा। अपने ही लोग अपने लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों आती है? मेडिकल में इसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं मेडिकल में, आज हम सिर्फ बोन का बात करें तो सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, नहीं तो पेट में क्रोहन्स डिजीज होता है, SLE है, MS है, जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं सभी में मेडिकल बोलता है इसका इलाज नहीं है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर वर्ड आ गया तो फिर एक तरह से होपलेस का सिचुएशन बन जाती है कि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को भी अगर आप उसके जड़ कारणों को समझें, मूल कारणों को, तो उसको ठीक कर सकते हैं। अभी तो हमने एक बात तो समझी है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है और इन्फ्लामेशन का कारण है हमारा लाइफस्टाइल और हमारे माइंड का स्ट्रेस। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, सही समय पर सोना है, सही समय पर खाना है, हेल्दी खाना है, अपने माइंड में स्ट्रेस नहीं होने देना है, तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के मामले में थोड़ा सा आपको अपना केयर ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब मेडिकल में उसको लाइलाज बोल रहे हैं तो थोड़ा सा केयर ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, नेचुरोपैथी के सिस्टम में ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाता है, जो हम देखिए हर जगह पर जब भी कहीं पे कोई प्रोसेस चलता है, हम अपने सिंपल घर में देखें, काम होगा तो कुछ ना कुछ धूल, कुछ ना कुछ गंदगी आएगी, उस गंदगी को हटाना पड़ता है। अब अगर हमारे शरीर में अगर गंदगी ज़्यादा आ रही हो, गंदगी देखिए कहाँ से आएगी, हम क्या खा रहे हैं। अगर हम अनहेल्दी फूड, अगर हम फास्ट फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो आप अपने शरीर में वैसी चीज़ों को डाल रहे हैं जिसको नहीं खाना चाहिए, तो वो एक गंदगी बनती है। हम इन्वायरमेंट में, हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या हम हमेशा घर में बंद रहते हैं, कभी हम प्रकृति में नहीं जाते, तो घर में आप रहेंगे तो फ्रेश वायु नहीं मिलेगी। तो इन्वायरमेंट से भी देखिए, शहर में सिर्फ रोड पे पॉल्यूशन नहीं है, घरों में भी पॉल्यूशन है। हमें प्रकृति के संपर्क में जाने की जरूरत, सख्त जरूरत है। तो इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन आता है और सबसे बड़ा तो माइंड का पॉल्यूशन है। आप क्या सोचते हैं, आप अपने रिश्तों में, अपने सर्कल में, अपने ऑफिस में किस तरह से बिहेव करते हैं। कोई बात हुई, पुरानी बात है, आप उसको मन में बैठाए हुए हैं, उसको मन में सोच रहे हैं, मेरे साथ लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, चिंता कर रहे हैं। चिंता करना, पुरानी बातों को याद करते रहना, ये माइंड के लेवल का पॉल्यूशन है। तो उस पॉल्यूशन से तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा ही। तो टॉक्सिन से, फिजिकल टॉक्सिन, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन और मेंटल टॉक्सिन, इससे हमारे शरीर में ऑटो इम्यून की कंडीशन पैदा हो जाती है। हमारे अपने इम्यूनिटी के सेल्स जो कि नॉर्मली बाहर से आने वाले एंटीजन पर अटैक करते, हमारे अपने ही सेल्स पर अटैक करने लग जाते हैं। तो अगर अपने ही सेल्स अपने से लड़ रहे हैं तो फिर कैसे उसको मैनेज किया जाए। यहाँ पर जब हम स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग ऐड करें तो एक कंसेप्ट है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। हमारे दिल और दिमाग को एक जैसा चलना चाहिए। जब उन दोनों में द्वंद्व हो जाए तो वह भी ऑटो इम्यून को जनरेट करता है। यानी कि आप अपने दिल और दिमाग को एक हार्मनी में रखें। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है, आप थोड़ा शांतचित्त हो, थोड़ा ध्यान में जाएं, थोड़ी आंखें बंद करें, अपने दिल के सुने क्या करना चाहिए। हमें डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दिल और दिमाग को एक ट्यून में रखिए। अगर आपका दिल मना कर रहा है तो आप सोशली हिम्मत रखिए कि आप उसको मना कर सके। जब चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हैं फिर भी हम करते रहते हैं, तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रूप में आ सकता है। ये साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी मेडिसिन में और स्पिरिचुअलिटी में ये ऐसी हाइपोथेसिस है। इसका एग्जैक्ट कारण तो मेडिकल में नहीं पता है। हम अपने जो बात अभी तक समझ में आई है उसके अनुसार से अपना केयर कर सकते हैं। अगर आपका दिल और दिमाग हार्मनी में आ जाए तो संभावना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी आप हील कर सकते हैं। तो आर्थराइटिस के प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उतने में जाने की जरूरत नहीं है। हम सिम्टम को देखें। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के चक्कर में आप मत पड़े। आपको तकलीफ क्या है, इस तकलीफ में कौन सी ऊर्जा की गड़बड़ी हुई होगी और उस ऊर्जा की गड़बड़ी के लिए हम कौन सी एनर्जी पॉइंट पे काम करें, ये चिंतन मनन करें। हमारे एपिसोड को गौर से देखें, समझें, और जो आपको समझ में आता है वो रेगुलर करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बताया। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को इसको लेकर के जो भी भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर हुआ होगा जी। सर इसके साथ ही आपसे समझना चाहूंगी कि गट जो बोलते हैं गठिया, वो इससे किस तरह से अलग है? जहां तक आपने बताया कि यहाँ पर एंटीबॉडीज के, हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती हैं बैक्टीरिया के साथ में, तो इसमें ये जो गठिया है नॉर्मल, इसमें क्या होता है? गठिया में ना हमारे शरीर में जो किडनी ब्लड को जब छानता है तो यूरिया को बाहर निकालता है। उस यूरिया के ही नज़दीक में एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, वो भी शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाए और वो ज्वाइंट्स में अगर जम रुक जाए तो उसकी वजह से ज्वाइंट में पेन होना शुरू हो जाता है और उसको फिर गठिया बोलते हैं। तो यह भी एक तरह का ज्वाइंट पेन ही है, लेकिन ये ज्वाइंट पेन यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से हुआ है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट में रुक गए। तो ये भी एक तरह से सफाई की दिक्कत है कि शरीर से जो इसको निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या करें कि हमारे शरीर की सफाई ठीक हो? हमें ये बात को समझना पड़ेगा। अगर शरीर की सफाई अपनी कर लेता है, जिसको शरीर से बाहर निकालना है और निकाल लेता है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स रुकेंगे नहीं। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स रुकेंगे नहीं तो दर्द होगा नहीं। लेकिन उतना सोचते नहीं, क्या करते हैं, बस पेन किलर देते हैं और पेन किलर से तो बात बनेगी नहीं। टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एलोपैथी में उपाय नहीं होता है। ये एक एलोपैथी का ड्रॉबैक है, हमें समझना पड़ेगा। एलोपैथी का जो से ज़्यादा प्रचार हुआ है, इन बातों को समझते हुए ही मैं पहले हॉस्पिटल में काम करता था, फिर मैंने एलोपैथी के सिस्टम को छोड़कर एनर्जी मेडिसिन के सिस्टम में और लाइफ स्टाइल मेडिसिन के सिस्टम में आ गया। कि एलोपैथी में तो चीज़ें जो कारण है, अब डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एलोपैथी में तो कोई उपाय है ही नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें नेचुरोपैथी में जाना पड़ता है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो उससे टॉक्सिन बाहर जाते हैं। हमारी श्वास, जो हमारी बाहर जाने वाली श्वास है, उससे टॉक्सिन बाहर जाते हैं। हमारी यूरिन से टॉक्सिन बाहर जाते हैं और हमारे स्टूल से टॉक्सिन बाहर जाते हैं। तो नेचुरोपैथी में इनिमा का प्रोसेस होता है, उससे आप टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं। आप रनिंग करें या कोई स्पोर्ट्स खेलें तो उसमें पसीना ज़्यादा आएगा। बहुत सारे लोग इतने कंफर्टेबल लाइफ जिंदगी जीते हैं कि वो हमेशा एसी में रहेंगे, हमेशा कपड़ों के साथ रहेंगे और पसीना कभी निकलता ही नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि पसीना निकलना शरीर से बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पसीना निकलता है ना तो हमारे स्किन से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। आप पसीना बहाइए, पसीना बहाने के बाद आप फिर बाद में स्नान कर लीजिए, लेकिन पसीना बहाना जरूरी है। इस वॉकिंग, जॉगिंग या कोई खेल खेलना वो जरूरी है। पसीना बहेगा तो टॉक्सिन निकलेगा। फिर सांसों से जो टॉक्सिन बाहर जाता है तो डीप ब्रीदिंग, डीप एक्सहेलेशन, अब जैसे जब ब्रेथ वर्क है या कोई भी प्राणायाम, भस्त्रिका है, कपालभाति है, उससे जब हम तेज सांसें लेते छोड़ते हैं तो जो छोड़ने की प्रक्रिया है उससे टॉक्सिन बाहर जाता है। तो ब्रेथ वर्क, पीएमसी हिंदी पर आपको ब्रेथ वर्क मिल जाएगा। उस ब्रेथ वर्क का प्रैक्टिस करने से भी टॉक्सिन बाहर जाएगा। और अगर बिल्कुल इजी वे में जाना चाहते हैं, वैसे इजी अगर हमारे प्रैक्टिस नहीं हो तो वो भी इजी नहीं है, फास्टिंग। हम हफ्ते में एक दिन फास्टिंग किया करें, महीने में एक दिन फास्टिंग किया करें। जब हम फास्टिंग करेंगे, हमारे मुंह से जब कोई इनपुट नहीं जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट में है, तो बॉडी अपने को डिटॉक्स करने में लगा देगा। जब आपकी छुट्टी होगी, आपको ऑफिस नहीं जाना है, काम पे नहीं जाना है, फिर आप घर की सफाई करते हैं। तो सफाई करनी जरूरी है। ये सफाई कैसे होती है उस प्रोसेस को समझे, सिस्टम को समझे और टॉक्सिन को निकालने दें। टॉक्सिन निकल जाएगा तो यूरिक एसिड का क्रिस्टल भी निकल जाएगा, वो रुक नहीं सकता। हम थोड़ा सा एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी जा सकते हैं। डिटॉक्स करने के लिए हमारे शरीर में जो इंटरनल जो ऑर्गन है, एक तो लंग हमने देखा है, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप एक्सहेलेशन, तो उससे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। लंग के अलावा हमारे शरीर में लीवर के द्वारा और किडनी के द्वारा डिटॉक्स होता है। लीवर से सबसे ज्यादा होता है। लीवर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है LV3, हमारे पैर में, पैर के अंगूठे के पास। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम मसाज करते हैं और LV3
पर ज़्यादातर लोगों को दर्द मिलेगा। आप क्योंकि टॉक्सिन बहुत लोगों के अंदर है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर दबाएंगे तो दर्द होता है और इससे टॉक्सिन निकलता है। गट में, गठिया में जहाँ पे यूरिक एसिड जमा हो गया है जॉइंट्स में, LV3 करने से आराम मिलता है। और इस LV3 पर हम ग्रीन कलर या रेड कलर लगा सकते हैं। लीवर मेरिडियन का ग्रीन कलर होता है और रेड कलर ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए होता है। तो ऐसे LV3 पर, इस LV3 पर कोई भी नॉर्मल पर्सन अपना मसाज करके देख सकता है, दबा के देख सकता है। अगर दर्द है तो हो सकता है टॉक्सिन आपके भीतर है, तो इसको आप रेगुलर दबाते रहें तो टॉक्सिन बाहर निकलेगा। प्रिवेंशन के लिए भी एक्यूप्रेशर को अपनाया जा सकता है। कोई रोग आपको नहीं भी है, अगर आप कुछ बेसिक 2-4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ के रखते हैं तो LV3 उसमें से एक है, क्योंकि ये हमारे शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने देगा। तो गठिया में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम काम कर सकते हैं। तो अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गठिया है और बोन से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, लेकिन हम सभी को मैनेज कर सकते हैं अगर हम ठीक से समझें तो सर, जैसा कि आपने कहा कि हमको इस सब चीजों से बचने के लिए खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है। और डिटॉक्स के भी सर के द्वारा कई मेथड बताए गए। डिटॉक्स आप न सिर्फ फास्टिंग के द्वारा कर सकते हैं, आप रनिंग के द्वारा कर सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसके द्वारा अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। सर, इसके साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि जो परेशानी है, क्योंकि तकलीफ दे तो बहुत है, तो इसके बचाव के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? जैसे कि आपने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट तो बताया, इसके साथ ही और किस तरह से हम समझे कि बचाव इससे कैसे हो? देखिए, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, है ना। और प्रिवेंट करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को समझना सबसे जरूरी है। हम हेल्दी फूड लें, हम सात्विक आहार लें, फल और सब्जियों का सेवन अधिक होना चाहिए। मिलेट्स का सेवन, वैसे तो मिलेट्स जब रोग होता है, कोई भी रोग है, मिलेट्स का सेवन करने से हमारे शरीर में फाइबर बढ़ते हैं, फाइबर आते हैं तो हमारा माइक्रोबायोम हेल्दी होता है। माइक्रोबायोम के रोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गट में माइक्रोबायोम सबसे ज़्यादा है। हमारे शरीर में 90% माइक्रोबायोम ही है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज। हमको लगता है हमारा शरीर अपना है, आपके शरीर में 100% सेल्स आपके अपने नहीं है, सिर्फ 10% सेल्स आपके हैं और बाकी 90% बैक्टीरिया हैं। उस 90% बैक्टीरिया का केयर करने के लिए आपको फाइबर खाना चाहिए, जो कि सब्जियों में है, फलों में है और मिलेट्स में है। मिलेट्स में सबसे अच्छा है वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है। ये जो किताब में आपको दिखाई जा रही है 10% ह्यूमन, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर इस कंसेप्ट को समझना है तो हम हेल्दी फूड लें, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, समय पर सोना चाहिए, हमें अपने मन में तनाव नहीं लेना चाहिए, लाइफ में ऐसे काम ना करें जिससे आपकी शांति भंग होती है। एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल पीस अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपके हेल्थ को प्रभावित करेगी ही, शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लामेशन आएगा ही। मेंटल पीस बहुत अंडररेटेड है, हेल्थ बहुत अंडररेटेड है। सोसाइटी में हम मनी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सोसाइटी में हम सोशल प्रेस्टीज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अरे अच्छा काम करेंगे तो प्रेस्टीज भी मिलेगी ना। पैसे को ज़्यादा वैल्यू ना दें, सामाजिक प्रतिष्ठा को ज़्यादा वैल्यू ना दें, अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा वैल्यू दें, मानसिक शांति को वैल्यू ज़्यादा दें। मानसिक शांति को लाने के लिए हमें अपने जीवन में ध्यान को अपनाना चाहिए, हमें योग निद्रा को अपनाना चाहिए। योग निद्रा और ध्यान दोनों ही मिलते जुलते प्रैक्टिस हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं या बारी बारी से कर सकते हैं। कभी कभी हम योग निद्रा करें, कभी हम ध्यान करें या दोनों करें। शुरुआती तौर पर योग निद्रा का अभ्यास लाभदायक है, क्योंकि उसमें लेट कर करना होता है, बैठने की भी जरूरत नहीं है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जब ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर जब हम आएंगे तब योग निद्रा का लाभ शुरुआत में अधिक मिलेगा। 1 महीने या 2 हफ्ते योग निद्रा करने के बाद फिर हम साथ में हम ध्यान की प्रैक्टिस ऐड कर लें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले क्या करना चाहिए, बस अपनी कंडीशन को समझते हुए अगर ध्यान करने में मुश्किल हो रही है तो योग निद्रा से शुरू करें, योग निद्रा करते हुए थोड़ा समय हो चुका है तब ध्यान पे आ जाएं। अपने जीवन में योग निद्रा और ध्यान को रेगुलर रखें ताकि हमारा मन शांत हो। मन शांत हो जाता है तो फिर बहुत सारे रोगों से बचाव हो जाता है। लोग बोलते हैं कि आज
माहौल में तो स्वस्थ रहना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। हम अपने लाइफ स्टाइल को बिगाड़ चुके हैं, इसलिए मुश्किल है। सेम शहर में, सेम पॉल्यूशन वाले शहर में आप अपना ध्यान अगर रखते हैं, सेम बिजी लाइफ स्टाइल में अगर आप 24 घंटे में कभी भी आधे घंटे 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं, आपको बीमारी नहीं आएगी। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अपने सोने के समय को नियमित रखें, सोने के नींद को डिस्टर्ब मत किया करें। 6 घंटे से 8 घंटे की नींद जरूरी है। हम नींद को कॉम्प्रोमाइज करके अगर ज्यादा काम करना चाहते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म में आपको हेल्थ को प्रभावित करेगी। 8 घंटे की नींद के बाद, 7 घंटे की नींद के बाद जो समय बचता है उसमें अपने काम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। नींद को कम करके प्रोडक्टिविटी ना बढ़ाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम थोड़ा कम सोएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसा कर लेंगे, लेकिन फिर कभी ना कभी आपका शरीर जवाब दे जाएगा। कोई ना कोई बीमारी आएगी, कोई परेशानी आएगी, आप बेड रेस्ट में जाएंगे और फिर बॉडी अपनी नींद का कोटा जो है वो पूरा करता है। नींद को कम करने का प्रयास ना करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान के बाद हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्लीप ही है। भोजन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भोजन तो सभी लोग कर रहे हैं, उसकी तो मजबूरी है, करेंगे ही, लेकिन नींद पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं होता है। और नींद की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए हमें सोने से पहले थोड़ा देर ध्यान में बैठना चाहिए। अब नींद में सपने आते हैं। अगर ज़्यादा सपने आएंगे तो नींद गहरी नींद नहीं होती है। नींद में आप कितनी बार करवट बदलते हैं, ज़्यादा करवट बदल रहे हैं तो इसका मतलब नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। सोने से पहले अगर हम थोड़ा देर ध्यान में बैठते हैं तो आपकी नींद गहरी होगी और सुबह जब जगेंगे तो बिल्कुल फ्रेश जगेंगे। करके देखिएगा। 1 हफ्ते के लिए आप अपने जीवन में सोने से पहले ध्यान को जोड़ें। 5 मिनट के लिए जोड़िए, 15 मिनट के लिए जोड़िए। जितना जोड़ना इंपॉर्टेंट है, कितना मिनट है वो बात की बात है। आपको अच्छा लगता है तो 15 मिनट के लिए जोड़िए। अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं, इसे 5 मिनट के लिए रखिए। आप पाएंगे कि आपकी नींद बहुत गहरी हो जाती है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह जगने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते हैं। अगर नींद का कोटा पूरा नहीं हुआ है तो फ्रेश कहां से फील करेंगे। क्वालिटी ऑफ स्लीप क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी का भी महत्व है। 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद हो। 2012 में टीलोमेयर के लिए नोबेल प्राइज एक साइंटिस्ट को मिला, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने किताब लिखी है द टीलोमेयर इफेक्ट। हमारी बीमारियों में क्रोमोसोम के लास्ट में टीलोमेयर होता है। कोई भी बीमारी हो, ये टीलोमेयर छोटा होने लगता है। एजिंग से भी ये छोटा होता है। किन किन एक्टिविटी से ये टीलोमेयर छोटा होता है और क्या करने से ये टीलोमेयर लंबा होता है, इस पर बहुत स्टडी हुई है। अगर हम कम देर के लिए सोते हैं तो इससे भी हमारा टीलोमेयर छोटा होता है। अगर हम अपनी नींद को अच्छी रखते हैं तो टीलोमेयर अच्छा रहेगा। और ऐसा हर रोग में पाया गया है। सिर्फ अब मैं आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात नहीं कर रहा हूं। हर रोग में नींद का बहुत महत्व है। अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो अपनी प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल, स्लीप, मानसिक शांति के लिए योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास, और भोजन में फल, सब्जियां और मिलेट्स का प्रयोग, इन सभी बातों को करते चलेंगे तो यही प्रिवेंशन में काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो टॉपिक है आर्थराइटिस, इस पर हमने बात की और इस पर आपने जो व्याख्यान दिए और इसके साथ ही जो प्रिवेंशन की चीज़ें आपने बताई और इसके साथ जो आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी पाकर बहुत अच्छा लगा होगा और आशा है कि आप सभी इन सब चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, जिससे कि यदि आपको ये परेशानी है तो उसमें आपको राहत मिले और नहीं है तो आगे चल के ना हो। और यदि इसी से संबंधित आपके कोई सवाल भी हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपनी समस्या हमें भेजें। याद रखें, जैसा कि डॉक्टर साहब हमें हमेशा ही बताते हैं कि आप कभी भी अपनी जब भी बीमारी लिखकर भेजते हैं तो उसका सिर्फ नाम ना लिखकर भेजें, क्योंकि उसमें सिर्फ बीमारी का आप नाम बता रहे हैं, उसमें आपको क्या परेशानी हो रही है ये हमें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका समाधान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप अपनी बीमारी, अपनी समस्या लिखकर भेजें, उसमें अपनी पूरी बात लिखकर भेजें। अपना नाम, आपकी उम्र, आप कहाँ से हैं, आपको जो बीमारी है वो मेडिटेशन
कितने टाइम से कर रहे हैं और दिन में कितनी बार करते हैं, यदि एक बार करते हैं तो कितनी देर के लिए करते हैं, ये भी लिखकर जरूर भेजें। तो दर्शकों, इसी के साथ अभी हम लोग आगे और बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये पूरी डिटेल्स हमें भेजते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देना बहुत आसान हो जाता है और आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है और हमें अच्छा लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर और बात करते हैं जॉइंट्स प्रॉब्लम के बारे में। सर, अब आपसे जानना चाहूंगी कि जॉइंट में लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स पेन होते हैं, बोन्स में जो प्रॉब्लम होती है, किसी को दर्द होता है, किसी को नीज में प्रॉब्लम हो रही है, हाथों में या जॉइंट्स में या बैक में पेन हो रहा है, तो आपसे जानना चाहूंगी ये जो अलग अलग बॉडी में जो पेन हो रहे हैं, क्या एक ही प्रॉब्लम की वजह से होते हैं या फिर हर हिस्से में जो पेन होता है उसका एक अलग रीजन हो सकता है? देखिए, अगर हम कारण की बात करें जी, तो मानसिक रूप से कारण है स्ट्रेस, और फिजिकल रूप से अगर हम कारण देखें तो कारण है टॉक्सिन। अगर हम बिल्कुल एक पॉइंट करना चाहें जो कि मेडिकल का ट्रेंड है, मेडिकल सिस्टम में चीज़ों को छोटा छोटा कर देखते हैं। तो मेरी मूल पढ़ाई तो मेडिकल वाली ही है, समहाउ मैं एनर्जी मेडिसिन में आ गया। तो अब अगर पॉइंट करना ही है कि कारण क्या है, तो मैक्सिमम बीमारी का कारण जो है मानसिक लेवल पे स्ट्रेस आएगा और फिजिकल लेवल पे टॉक्सिन आएगा। तो अगर हम इनको कम करते हैं तो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और इसी में जब हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो ट्रीटमेंट भी हो जाता है, और हर चीज़ों में ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे नी पेन का एग्जांपल हम ले, नी पेन में हम जो घुटने का जो कॉमन पेन है, यूजुअल पेन, जॉइंट पेन के लिए, नी पेन के लिए हम LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करते हैं। अब जो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लीवर 3, ये पैर के घुटने के पास है, पैर के अंगूठे के पास। अब इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से हर तरह का जॉइंट पेन में आपको फायदा होगा और नी पेन में भी फायदा होगा। अब इस नी पेन में हम LV3 के साथ LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे एल्बो पे है। ये दोनों पॉइंट आपको फोटो दिखाए जा रहे हैं, आप इसका फोटो खींच के रख सकते हैं। LV3 और LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम रेगुलर मसाज करें तो नी पेन में फायदा होता है। यहाँ तक कि अगर कभी कोई ऐसा ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस हो जहाँ पे डॉक्टर ने कह दिया है कि नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, वहाँ पर भी अगर LV3 LU5 पे काम करते हैं और साथ ही साथ LU8 जो कि कलाई पर आता है, इसको जोड़ देते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत बहुत संभावना है कि नहीं पड़े। देखिए, जब कभी सर्जरी कही जाती है तो आप उसको लास्ट ऑप्शन की तरह रखें। हमें यह चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कितनी बार एक बार रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी एक तो उसका कॉस्ट बहुत अधिक है ना, फिर उसके कॉम्प्लिकेशन भी हैं बहुत सारे। हर सर्जरी के अपने कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हमेशा सर्जिकल मेथड को लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, जिसके लिए हम इनिमा लेते हैं, नेचुरोपैथी में अलग अलग मेथड अपनाते हैं, हम अपने मन को शांत करेंगे और अपने एक्यूप्रेशर एनर्जी मेरिडियंस पर, नाड़ियों पर काम करेंगे, तो जरूरत नहीं पड़ती है। सर्जिकल केसेस भी नी सर्जरी कहा गया हो तो भी ठीक हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कुछ 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के लिए रेगुलर आपको करना पड़ेगा। कभी कभी तो हफ्ते में भी रिजल्ट आने लग जाता है। तो अब नी पेन है, नी रिप्लेसमेंट की बात है, तो ये हो गया। अब इसी से मिलते हम अगर दूसरे केस पे जाएं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस है कि हमारे शरीर में जो बोन्स हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, और ये कैल्शियम की कमी बहुत कॉमन है। दुनिया में जो सप्लीमेंट बिकते हैं, आयरन के और कैल्शियम के सबसे ज़्यादा ये बिकते हैं, विटामिन B12 भी बिकता है। तो ये कैल्शियम की कमी जो है बोन में ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। अब इस ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने से हमारी बॉडी में फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जब कभी चोट लगती है आपको, तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि चोट लगने के बाद छिल गया, चोट लगा, लेकिन हड्डी को कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों को है कि थोड़ी सी चोट लगी और जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गया। तो ये निर्भर करता है कि आपकी हड्डी कितनी मजबूत है, आपकी हड्डी में, बोन में कैल्शियम कितना है। अगर अच्छा कैल्शियम का परसेंटेज हो तो बोन मजबूत रहता है, तो फ्रैक्चर होने की संभावना थोड़ी कम होती है। अगर कैल्शियम कम रहेगा तो फ्रैक्चर रिलेटिवली जल्दी हो जाता है ना।
हम अपने लाइफ में एक्सीडेंट को और चोट को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर हम अपने आप को मजबूत रखें, खासकर अपनी हड्डियों को मजबूत रखें, तो संभावना कम है कि थोड़ा आपको चांसेस कम होंगे। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पर जो एक गलती होती है मेडिकल साइंस में कि कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के टैबलेट खाओ। देखिए, हमारे गट में माइक्रोबायोम्स हैं, अगर वो माइक्रोबायोम्स हेल्दी नहीं रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। आप खा तो रहें, लेकिन अगर आपके इंटेस्टाइन में, आपकी छोटी आंत में अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वो तो स्टूल में निकल जाएगा। जो इनपुट हम दें, ऊपर से टैबलेट लें, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पेट का ध्यान रखें कि हमारा पेट के माइक्रोबायोम अच्छे हो और न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक तत्व हैं, वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो। इसीलिए फाइबर लेने से, मिलेट्स लेने से, फल और सब्जी लेने से जब हमारे माइक्रोबायोम हेल्दी हो जाते हैं, अगर आप कैल्शियम की डिफिशियंसी हो, आयरन की डिफिशियंसी हो, आप ऊपर से टैबलेट नहीं भी लें तो भी मैक्सिमम टाइम डिफिशियंसी जो है वो समाप्त हो जाती है। ये बात मेडिकल के लिए चौंकाने वाली है। मेडिकल फील्ड को ये बात नहीं पता, बहुत अजूबे की बात है। नेचुरोपैथी के सिस्टम में हम माइक्रोबायोम को महत्व देते हैं। माइक्रोबायोम का केयर करना सीख लें तो आपके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाएगी। और यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कैल्शियम की कमी हो तो हमारे पैर में K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, हमारे एंकल से जस्ट नीचे। इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप, ये बोन के ऊपर है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकते। जेंटल वे में मसाज करें, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख ले, समझ ले। दोनों पैर में आप इसको मसाज रेगुलर करते हैं और यहाँ पर काला रंग लगाते हैं, ब्लैक कलर। जो किडनी के पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर काला रंग आता है। तो ये जब K6 मजबूत होगा, किडनी की नाड़ी मजबूत होगी, तो बोन मजबूत होने लग जाएगा। वियर और टीयर, जहां पर बोलते हैं कार्टिलेज घिस गया है, तो वहां पर K6 को के साथ साथ हम K6 के पीछे और नीचे जो दूसरे पॉइंट्स हैं, K1 है, K3 है, K5 है, उसको भी मसाज करते हैं और वहां भी हमें ब्लैक कलर लगाना चाहिए। जब कोई आप एक्सरे करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि बोन घिस गया है, आपका जॉइंट्स घिस चुके हैं, अब तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट से पहले हम उसके स्ट्रक्चर को मजबूत करें और उसके लिए किडनी के पॉइंट्स पर काम करें। K1, K3, K5, K6 ये सभी एक लाइन में है। जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है, इसको फोटो खींच के रख ले। अब दोनों पैर में आप इस पर काम करें। इन पे अधिक काम करना है। किडनी के मामले में लेफ्ट और राइट में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। महिलाओं के लिए दाहिनी किडनी का अधिक महत्व है, दाहिने पैर का अधिक महत्व है, और पुरुषों में बाएं का ज्यादा महत्व है। लेकिन अगर दबा के देखते हैं, अगर दर्द मिलता है तो दोनों तरफ करना चाहिए। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो तलवे में है, वहां पे दर्द ज्यादा मिलता है। K3, K4, K6 पर जनरली पेन नहीं मिलता, कभी कभी मिल भी सकता है। अगर दर्द मिलता है तो अब तो जरूर दबाना है, दर्द नहीं भी मिलता है तो भी थोड़ा थोड़ा मसाज करना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एंकल के नीचे और पीछे एक तरह से एक लाइन बन रही है, तो आप पूरा एरिया को भी मसाज कर सकते हैं, एंकल के पीछे और नीचे की तरफ। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में, या फिर ऐसा कंडीशन जिसमें बोलते हैं कि आपके कार्टिलेज जो है वो घिस गए हैं, अब उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, ऐसे कंडीशन में अगर आप इन पर काम करते हैं तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। अगर ऑपरेशन बोला गया है और ऑपरेशन के बिना अगर अपने को ठीक कर ले तो ये चमत्कारिक रिजल्ट ही है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत अपने आप पे करना पड़ेगा ना। अपने भोजन में भी बदलाव लाइए, एक्यूप्रेशर पे काम कीजिए। और एक्यूप्रेशर जब हम कर रहे हैं ना, साथ ही साथ हम उस समय थोड़ा अपने भीतर अफर्मेशन को भी करें। अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में दोहराना होता है। लुई हे ने इस पर बहुत काम किया है। ऑल इज वेल, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ये अफर्मेशन बोलकर, इनकी किताब भी है यू कैन हील योर लाइफ, इसे जरूर पढ़िए। हर रोग में अफर्मेशन बहुत अच्छा काम आता है। हम सकारात्मक अगर सोचना सीख लें
ये यू कैन हील योर लाइफ के अलावा लुई हे की दूसरी किताब खुद से प्रेम करो है, जो इंग्लिश में मिरर वर्क के नाम से है। ये दोनों किताब पढ़नी चाहिए आपको। अफर्मेशन को समझना चाहिए और एक्यूप्रेशर के साथ जोड़कर या इंडिपेंडेंट रूप से करना चाहिए। ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं आप। इंडिपेंडेंट रूप से करने का मतलब है कि जब मिरर के सामने खड़े हैं, जो सेकंड बुक है खुद से प्रेम करो, उसमें ये बात लिखी गई है कि जब भी आप आईने के सामने जाते हैं तो उस समय आप अपने आप के लिए, अपनी जिंदगी के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोला करें। जिंदगी खूबसूरत है, मैं सकारात्मक हूं, मैं ठीक हो रही हूं, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। बहुत सारे अफर्मेशन हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के मामले में हमें दिव्यता से जुड़ना है। हर एक चीज का सोर्स जो है वो अल्टीमेटली तो डिवाइन है, नहीं, ऊर्जा तो डिविनिटी से ही आ रही है ना। दिव्यता से मैं जुड़ी हुई हूं और दिव्य ऊर्जा से मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स मुझे मिल रहे हैं। दिव्य ऊर्जा से मेरे जॉइंट्स हेल्दी हो रहे हैं। मेरे ध्यान के अभ्यास से मेरे जॉइंट्स स्वस्थ हो रहे हैं। हम ऐसा अफर्मेशन बोल सकते हैं। सिंपल अफर्मेशन है, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं। सेल्फ लव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव इंपॉर्टेंट होगा ना, तभी हम अपने हेल्थ का प्रॉपर केयर करेंगे। अगर हम सेल्फ लव नहीं होगा तो फिर हम अननेसेसरी चीजों में जाएंगे। हम दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उस बात में रहेंगे। अरे दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी नज़र में अपने आप को क्या देखते हैं? अगर आप अपनी नज़र में अपने आप को वैल्यू करते हैं तो दूसरे भी आपको वैल्यू करेंगे। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं, तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप खुद को प्रेम करते हैं, दूसरे भी आपको प्रेम करेंगे। तो एवरीथिंग स्टार्ट विद सेल्फ, यह बात समझनी जरूरी है। अध्यात्म का ये बेसिक बात है। तो लुई हे की किताबों को पढ़ते हुए, अफर्मेशन को करते हुए अपने भीतर इन चीज़ों को लाएं। ये 2 किताब बहुत महत्वपूर्ण है, मंगा लीजिए, अमेजोन से ऑनलाइन मिल जाती हैं, और इनको पढ़िए और इन अफर्मेशन कीजिए। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी आपको बताए गए हैं, आपके लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशंस को जोड़ें। किताब आपके पास अगर अभी नहीं आई है तो पीएमसी हिंदी पर स्वाध्याय भी, यू कैन हील योर लाइफ पर मेरा स्वाध्याय भी उपलब्ध है, आप उसको भी सुन सकते हैं। सकारात्मकता के, पॉजिटिव बदलाव के, ऊर्जा के अफर्मेशंस करना शुरू करें। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ी सी कमी है, ऑस्टियोपेनिया बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है, तो उससे आपको निजात मिलेगा। और अगर डाइट में हम जाना चाहें तो जो भी सफ़ेद रंग की चीज़ें होती हैं, जैसे मखाना है, सफ़ेद तिल है, तो इनसे कैल्शियम हमें मिलता है। कैल्शियम कोई मिल्क से ही मिलता है, यह कोई जरूरी नहीं है। ये भी एक मिसनोमर है। जो देखिए, जो एनिमल मिल्क है ना, हमारे शरीर में जब हम एनिमल मिल्क लेते हैं, चलो कैल्शियम तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें वैसे हार्मोन भी मिलेंगे जो एनिमल बॉडी के लिए चाहिए। हमारी बॉडी में जाकर वो हार्मोन डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अगर एनिमल हार्मोन अगर आपके शरीर में आ जाएगा तो वो तो हेल्दी बात नहीं है। परंपरागत रूप से मिल्क को अच्छा माना जाता रहा है, लेकिन नई खोजें ये कहती हैं कि एनिमल मिल्क को हम अवॉइड करें तो ही बेहतर है। हाँ, दही और छाछ अच्छा होता है क्योंकि वो माइक्रोबायोम के लिए अच्छा है, तो घर की बनी दही या घर का छाछ है तो वो ले सकते हैं, लेकिन दूध को, कैल्शियम के लिए दूध को लेना जरूरी नहीं है। ये एक गलत भ्रांति फैल चुकी है। जो नेचुरल सोर्स है उससे हम कैल्शियम लेना सीखें, और मेन है हम एब्जॉर्प्शन को ठीक करें। हमारा माइक्रोबायोम ठीक होगा तो एब्जॉर्ब होगा। जो हम हर एक भोजन में थोड़ा बहुत कैल्शियम तो होता ही है। हम कहते हैं कि कैल्शियम गाय के दूध से आता है, गाय को कैल्शियम कहाँ से आता है? नहीं, हमें ये सोचने की जरूरत है। वो तो हरी चीज़ों को खा ही रही, हरी चीज़ों को ही तो खा रही है। तो हरी सब्जियों को अगर हम डायरेक्ट खाएं तो भी तो हम कैल्शियम ले सकते हैं। जो प्लांट सोर्स हैं उसमें, प्लांट फूड्स में भी कैल्शियम होता है। हम एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में या भ्रांतियों के चक्कर में ना पड़े।
सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने व्याख्यान दिया, इतना सुंदर, इतना अद्भुत व्याख्यान आपने दिया। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये सब जानकारी प्राप्त करके बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और वो इन सब जानकारी को अपने जीवन में अपनाएंगे, जिससे कि उनको भी इन सब समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। सर जैसा कि अभी अब हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि जब नी रिप्लेसमेंट की बात होती है, तो जब नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं लोग, तो उसके बाद भी तो वो प्रॉब्लम अक्र हो सकती है, वापस से आ सकती है। तो उसका क्या कारण होता है कि हम जड़ पर उसमें किस तरह से काम करें कि ये अगर एक बार चलिए कोई करवाता भी है तो उसको दोबारा ना करवाने की जरूरत पड़े? देखिए, कारण तो हमें जब अगर जो हमारे दर्शक शुरू से हमें सुन रहे हैं, कारण इन्फ्लामेशन है, कारण स्ट्रेस है। वो इन्फ्लामेशन वो के कारण की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जो पहले नहीं किया वो अब करना पड़ेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट के बाद भी कॉम्प्लिकेशन कभी होते हैं, कभी 5 साल के बाद फिर से रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। बोलते हैं कि अब एक घुटना हो गया, अब दूसरा को भी कराना पड़ेगा। एक ही घुटने का भी फिर से रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। जिस कारण से पहले दिक्कत हुई थी उस कारण को हम दूर नहीं कर रहे हैं तो समस्या तो आएगी ही। जो नया घुटना है वो कितने दिन तक टिक पाएगा ना? जो भगवान ने जो दिया उसको अगर हमने खराब कर दिया तो जो आर्टिफिशियल है उसको भी हम खराब कर देंगे। हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने की जरूरत है। मिलेट्स खाना शुरू कर दें, प्रॉपर नींद लेना शुरू कर दें, योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दें। सर जैसा कि आपने नींद के बारे में बताया कि जब हम रात में सोते हैं तो वो नींद हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ वर्किंग हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो रात में नहीं सो सकते उनकी जॉब की वजह से। कईयों की जॉब होती है, वो उनका काम रात को होता है, जिससे कि लाइक वो फॉरेन्स का कुछ कर रहे होते हैं, तो उनका वो काम रात में ही हो सकता है क्योंकि उस टाइम वहां पर दिन और यहाँ पर रात होती है। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उनके लिए कि वो अपनी स्लीप को कैसे क्वालिटी इम्प्रूव करें कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा नाजुक मामला है जी। आइडियल तो यही है कि ऐसा गोल रखें कि हमें इंडियन सिनेरियो, इंडियन टाइम टेबल में ही काम करना पड़े। ये सबसे आइडियल है जी। अगर आइडियल नहीं कर पाते हैं तो फिर हम योग निद्रा करके अपने कोटा को रिप्लेस कर सकते हैं। अलार्म से हम ना जगे, अलार्म से जगते हैं ना तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है और हमें जगना पड़ता है। हम तब जगे जब हमारी नींद पूरी हो जाए। तो आप पहले समय पर जाएंगे सोने के लिए तभी नींद पूरी हो पाएगी। और इसके अलावा हम जब सो रहे हैं इमीडिएट सोने के पहले और बाद के अलावा किसी दूसरे टाइम में हमको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। 20 मिनट का भी योग निद्रा होता है, 15 मिनट का भी होता है, आधे घंटे का भी होता है। तो योग निद्रा जब हम प्रॉपर करते हैं तो योग निद्रा करने का पर्पस हम यहाँ पे समझे कि हमारी जो नींद का कोटा अनफिनिश रह गया है वो पूरा हो जाएगा। मानसिक शांति तो मिलेगी ही, लेकिन नींद के कोटा को पूरा करने के लिए भी हम योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो योग निद्रा का अभ्यास हमें करना चाहिए और अंधेरे में सोना चाहिए। जो पीनियल ग्लैंड है हमारा ना, वो मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है, तो वो अंधेरे में रिलीज होता है। तो जो प्राकृतिक रूप से अंधेरा है वो तो आदर्श है, आइडियल है, हमें वही कोशिश करनी चाहिए। रात में जब हम सोते हैं ना तो हमें कंप्लीट डार्क में सोना चाहिए, तभी पीनियल ग्लैंड प्रॉपर काम करेगा। अब अगर आइडियल नहीं कर पा रहे हैं तो अंधेरे में ही सोएं, योग निद्रा करके पूरा करें। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म में ठीक है, अगर किन्हीं की अभी इमीडिएट सिचुएशन हो, अगर 1 साल का टारगेट लेकर कोई चले तो अपने जॉब को शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में रोजगार की कमी है, भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर थोड़ा सा हम ना, चूंकि हमने इसके महत्व समझा ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको जीते रहते। अगर हम एक बार ठान लेंगे कि हाँ मुझे उस टाइम जोन में काम करना है जिससे मेरी नींद प्रभावित ना हो, जिससे मेरा हेल्थ प्रभावित ना हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने मेंटल एटीट्यूड को हमें चेंज करने की जरूरत है, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक योग निद्रा के सहारे हम थोड़ा अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस सवाल का जो जवाब दिया। आशा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनका जो वर्किंग स्टाइल है वो उस तरह से रहता है कि उनको रात में जग कर ही काम करना पड़ता है, उनको भी इससे बहुत राहत मिलेगी और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इससे चेंज होगी। तो सर अभी हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आपसे
क्विक मैं जानना चाहूंगी कि क्विक टिप या फिर इस एपिसोड का सारांश, एक छोटा सा टिप हमारे दर्शकों को दीजिए जिससे कि वो सारांश समझ सके कि हमें क्या करना है क्या नहीं। देखिए, हमने जो जो बातें करी ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं मुद्रा का एक टिप देता हूँ कि हम जब हमारे शरीर में कोई भी दर्द हो रहा हो, है ना, तो एक वायु मुद्रा होती है जी। वायु मुद्रा में हम अंगूठे के बगल के फिंगर को फोल्ड करते हैं और उसको अंगूठे की जड़ पे लगाते हैं और ऊपर से अंगूठे से दबाते हैं। तो ये वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा है। तो हमारे शरीर में कोई भी दर्द हो तो उसका एक कारण होता है हमारे शरीर में अपान वायु का बढ़ना। तो जब हम अंगूठे से प्रेस करके ऐसे रखेंगे, ऐसे 5 मिनट से 10 मिनट तक रखना है, दिन में 2 बार 3 बार, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हर तरह के दर्द में ये आपको फायदा करता है। तो आप अपने पेन को टेम्पररी ऐसा रिलीव कर सकते हैं। और जब भी कोई दर्द हो रहा हो तो उस समय गहरी सांसें लेना, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं ना तो हमारे भीतर ऑक्सीजन बढ़ता है। जब ऑक्सीजन बढ़े तो पेन का एहसास कम हो जाता है, पेन का इफेक्ट कम हो जाता है। हमें रेगुलर बेसिस पे भी गहरी सांसें लेने की आदत डालनी चाहिए। पेट से सांस लीजिए। जब पेट से हम सांस लेते हैं ना तो हमारा लंग का ज़्यादा प्रॉपर एक्सपेंशन होता है। अगर हम सिर्फ लंग से ऊपर छाती से सांस लेते हैं तो हमारी पूरी लंग खुलती नहीं है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे शरीर में जाए। छोटे बच्चे को सोता हुआ देखिए, उसका पेट चलता है। हमारा भी अगर पेट वैसा चला करे हमेशा, ना सिर्फ सोते समय नहीं, तो ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे शरीर में अधिक जाएगा। लेकिन चलिए, जब जागिए तब सवेरा। कभी दर्द हो रहा हो, आप डीप ब्रीदिंग करें, ज़्यादा ऑक्सीजन लें, वायु मुद्रा करेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे, तो इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। और योगा में जहाँ पे भी जॉइंट होता है, जहाँ भी तकलीफ होती है, अगर हम किसी तरह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा सकें तो वैसे एक्सरसाइज हमें समझना चाहिए जिससे कि उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। कोई भी जॉइंट का पेन हो, उसके ऊपर और नीचे ब्लड फ्लो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो राहत मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम फिजिकल योगा का आसनों का सहारा ले सकते हैं। हम सुजोक का सहारा ले सकते हैं। सुजोक में हम ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं। ग्रीन कलर का उपयोग करना सबसे इजी है। हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों में जो पाम की तरफ से पहला जॉइंट है, हथेली की तरफ से पहला जॉइंट, ये जॉइंट जो है ये हमारे घुटने से जुड़ा होता है और उसके नीचे का ये जो जॉइंट है वो एंकल से जुड़ा होता है। तो अगर घुटने में अगर दर्द हो, तकलीफ हो, तो हमें इस जॉइंट पर हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए चारों दिशाओं से। जब हम यहाँ पर हरा रंग लगा लेंगे 2 अंगुलों में, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, और ऐसा दोनों हाथों में करेंगे, तो नी जॉइंट में ये फायदा करेगा। अगर एंकल पेन कभी हो जाए, अगर चोट वाला एंकल दर्द है तब तो काला रंग लगाएंगे। अगर कभी चोट वाला दर्द होता है तो काला रंग उस एनर्जी को कम करता है। नहीं तो नॉर्मल में हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं। ग्रीन कलर ना मिले तो हम रेड कलर भी लगा सकते हैं। अब कुछ लोगों को हील पेन होता है, एडी का दर्द, तो वहां पर हम LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हैं। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से एडी के दर्द में बहुत अच्छा राहत मिलता है। LV3 भी है और K7 भी है। ये LV3 से लीवर की नाड़ी बढ़ेगी, लीवर एक्टिव होगा तो हील पेन ठीक होने लग जाता है। हर दर्द को ना हम ऐसे छोटे छोटे टिप्स से बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। कभी भी आप होप ना छोड़ें, थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाएं और जो ज्ञान बढ़ रहा है, जो आपको आदत पता चल रही है, उस पर काम करें। एक्चुअल काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तब फायदा ले पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सभी टिप्स का। और आपकी जो टिप्स होती हैं हमें बहुत ही फायदेमंद होती हैं और इसके साथ ही हमारे व्यूअर्स भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आप टिप्स देते हैं जब वो अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो उन्हें बहुत फायदा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी सारी जानकारी शेयर की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अब हमें क्या करना है, और हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाना है और साथ ही साथ ध्यान को भी बढ़ाना है। ध्यान का समय बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए और देखते रहिए PMC हिंदी चैनल, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर शुक्रवार और सोमवार को डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में आपकी हर समस्याओं के इलाज। और इसी के साथ डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम का Q&A सेशन होता है हर शुक्रवार को। उसके लिए आपने सवाल भेजना ना भूलें। सवाल आप भेज सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर। हमारा WhatsApp नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक
तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।